कल कहा गया कि हम साजिशी टोला है। हमने कभी साजिश नहीं की। अपने साजिश करने वालों को बेनकाब करो। हमें टोला न कहना, हमें साजिशी न कहना कि हमें 7% मिला है, आप दोबारा करेक्शन कर दें। कोई जरूरत नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें इतना एक्सक्लूसिवली करके टारगेट करने की, और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सारा रिपोर्ट दिखा के देखे, उसमें मेरे मुल्क के बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, और उसमें हर वाक अब लाइव के लोग हैं, और उन्होंने कभी इस मुल्क का गमला तक नहीं टोला। हम साजिशी नहीं है, हम मुल्क के वफादार है। वाहिद फेडरेटिंग यूनिट्स को कनेक्ट करने वाली, जिसकी चारों सूबों और विफाक में नुमाइंदगी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यह कहना कि हमें 7% मिला है, आप दोबारा करेक्शन कर दें। हमें कल कहा गया कि हम साजिशी टोला है। हमने कभी साजिश नहीं की। अपने साजिश करने वालों को बेनकाब करो, और इसी के लिए हम आज ये तहरीक चला रहे हैं कि उन साजिशों को बेनकाब करना है। हमें टोला न कहना, हमें साजिशी न कहना। अब आपको अच्छा एक्चुअल फिगर देता हूं। हुकूमत खत्म होने के बाद मिलियन लोग निकले, इमरान खान साहब के सपोर्ट में निकले, इस नजरिए के सपोर्ट में लिखने, आईन और कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए निकले। हमने 60 से ज्यादा पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े जलसे किए। हमने इस मुल्क में 300 से ज्यादा कन्वेंशनें की, 500 से ज्यादा रैलीज हमने निकाली, और इस सब में हम आपको ये कह रहे हैं कि सारा रिपोर्ट दिखा के देखे, उसमें मेरे मुल्क के बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, और उसमें हर वाक अब लाइव के लोग हैं, और उन्होंने कभी इस मुल्क का गमला तक नहीं टोला। हम साजिशी नहीं है, हम मुल्क के वफादार है, और इंशाल्लाह वफादार रहेंगे, और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें दुख होता है कि इलेक्शन के बाद जब हम कोशिश करते हैं आगे की तरफ बढ़े, कौन है जो पीछे की तरफ धकेल रहा है। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मौक़िफ़ बयान कर चुके, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। मैं 9 पे कोई जरूरत नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें इतना एक्सक्लूसिवली करके टारगेट करने की। इजहार करूंगा कि जो टॉपिक आज रखा गया है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, आज ये सबसे इंपॉर्टेंट मौजू है, क्योंकि जब भी तहरीकें चला करती थी तो उन दिनों में चला करती थी जब मुल्क में मार्शल लॉ हुआ करता था और आईन करता था। लेकिन आज अफसोस के साथ हम यहां खड़े हैं कि बज़ाहिर तो कहा जाता है कि यहां डेमोक्रेसी है और आईन इनफैक्ट है, पर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं, क्योंकि अमल दरामद आईन पे अमलन खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखें, सारी दुनिया कहती है रवंडा तो एक अलग है, क्यों सेंट्रल हुकूमत खत्म हो गई थी या आईन न होने की वजह से। सदाम हुसैन भी एक मर्तबा ऐसा किया करता था, जब भी इलेक्शन करवाता था 99% वोट लिया करता था। आज से 2001 में जब अर्जेंटीना बैंकरप्ट हुआ तो दुनिया इस बात पे फिक्रमंद थी कि 100 साल पहले जो दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क हुआ करता था वो बैंकरप्ट क्यों हुआ। अमेरिकन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया, और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है कमेटी में। जस्टिस कैनेडी को बुलाया, कंपैरिजन करवाया दुनिया के आईनों का कि तहफ़्फ़ुज़ क्यों जरूरी है, आईन में क्या तरामीम की जाए। आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम क्या स्टेप ले ले। तो जस्टिस कैनेडी ने, मैं सबको रिकमेंड करूंगा जस्टिस कैनेडी का वो बिफोर द कांग्रेस कमेटी वो स्पीच जरूर देख लीजिएगा। उसने सबसे पहले ये कहा कि बुनियादी हकूक अगर आपका मुल्क बचा सकता होता
اور ملک بنیادی حقوق آئین پہ ہوتے تو اگر بچنا تھا تو سب سے پہلے یو ایس ایس آر بچتا، کیونکہ اس نے کمپیریزن کروائے کہ بنیادی حقوق یو ایس کے کنسٹیٹیوشن سے زیادہ یو ایس ایس آر کے کنسٹیٹیوشن میں موجود تھے۔ پر اس سے پوچھا گیا ملک ڈیوائیڈ کیوں ہوا اور کس وجہ سے، تو اس نے ایک مثال دی اور اس نے یہ کہا کہ ہماری خوبی یہ ایکوالٹی امریکن کی کہ کانگریس اور پریزیڈنٹ جب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو حکومت کلوز ڈاؤن کی طرف جاتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے حکومت۔ لیکن انہوں نے کہا یو ایس ایس آر کی تباہی اور یو ایس ایس آر اس کے جو اتنے ویپن تھے وہ نہیں بچا سکا، اور انہوں نے مثال یہ دے دی کہ وہ 3 آرگن جو اسٹیٹ کے ہوا کرتے ہیں وہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو، ان میں چیک اینڈ بیلنسز نہ ہو، مقننہ قانون بنائے، ایگزیکٹو امپلیمنٹ کر دے، عدلیہ اس کی تشریح کر لے۔ انہوں نے کہا تھا سب سے بڑا پرابلم یو ایس ایس آر کا یہی تھا کہ سارے طاقت کا سرچشمہ ایک بندے میں ہوا کرتا تھا، یہی تباہی کا سبب ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، حکومت بنے یہی آئینی تقاضا ہے، وہ عوام کی سپورٹ اور ووٹ سے بنے، ووٹ ہو تو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، حکومت جائے تو پبلک سپورٹ اور مینڈیٹ سے محروم ہو کے جائے، وہ کسی کی انٹرفیئرنس میں نہ جائے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے۔ 3 چیزوں پہ میں آپ کو ان کا آفیشل موقف دیتا ہوں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے، یس، ہمارے آئین میں بھی ترامیم ہونی چاہیے، یہ متقاضی ہے کہ آئین میں مزید ترامیم ہو۔ انڈیا میں، اور ہم اکٹھے آزاد ہوئے ہیں، انڈیا نے 106 ترامیم کی ہے، امریکہ دا موسٹ ریجڈ ہے، ہمارے آئین میں بھی ترمیم ہونی چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ہر طریق سے مخالفت کرتی ہے کہ پرسن بیس لیجسلیشن ہو، کسی ججز کو آپ ٹینیور بڑھائے یا کسی کا ٹینیور آپ ختم کرے، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ایون ایلیپور پی ایس او کے ججز جو آئے تھے، جو فیصلے دیے تھے، ان کو اٹھا کے دیکھے، ججز کے ایج میں ایک لکونہ رہ گیا تھا، واپس کرو 1973 کے اوریجنل کنسٹیٹیوشن پہ، تو ہم ایگری ہے۔ وہ اپوائنٹمنٹ کا سال 40 سال سے تھا، مشرف نے چینج کر کے 45 سال پہ رکھا تھا، واپس کرتے ہو تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اوریجنل کنسٹیٹیوشن تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ الیکشن کراتے ہو، اور میں اس بات کی دوبارہ تذکرہ کروں گا، اور وہ کل کی پریس کانفرنس کے سلسلے میں، یہی سازش ہے۔ کون سازش کروا رہا ہے؟ جو پاکستان کے ایک ادارے کو، جس کو ہم احترام سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک دوسرے کی مخالفت میں لایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہاں جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے گئے ہیں وہ فارم 47 کی طرف فگر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ، ہم سازشی ٹولہ نہیں ہے، ہم ان الفاظ کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ٹولہ کہنا اس دن کو رات کہنے کے برابر ہے۔ جو آپ کو فگر دیتے ہیں کہ ہمارے وقت میں 7% ووٹ پڑا ہے، یہ فارم 47 سے پڑا گیا ہے کل آپ کو۔ ساری دنیا کی رپورٹیں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی 70% پاپولر جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وائٹ پیپر ایشو کر چکی ہے، ہم 180 سیٹ جیت چکے ہیں قومی اسمبلی میں، ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے، ہمارے پاس پنجاب میں کمپلیٹ میجارٹی ہے، ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے کے پی کے میں، ہمارے پاس سندھ میں سیٹیں ہیں، ہمارے پاس بلوچستان میں سیٹیں ہیں۔ اس وقت 263 کور کمانڈر کانفرنس ٹیوزڈے والے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی۔
263 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मंगल के दिन 5 मार्च को हुई थी। 6 मार्च को अडियाला जेल में खान साहब का ट्रायल था, मैं भी वहां मौजूद था। उस ट्रायल के बाद मैंने प्रेस टॉक की थी और मैंने मौक़िफ़ बताया था, लेकिन वो खान साहब की मौक़िफ़ मैं रिपीट कर रहा था क्योंकि खान साहब ने 6 मार्च को जेल में 263 कोर कमांडर के प्रेस रिलीज से इत्तेफाक किया था और हम कंडेम कर चुके हैं। हमारा मुतालिबा यही है कि वो सीसीटीवी फुटेज ले आओ, इसके तह तक जाओ कि खान को किसने अबडक्ट करवाया था, वो सारे फुटेजेस पब्लिक के सामने रखो। उन लोगों पे हम कब के 25 मई को हमारी पिटीशन पड़ी है, यही खान साहब ने जेल के अंदर कहा था, आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, वो दोबारा गूगल करके देख ले। यही हमारा ऑफिशियली स्टेटमेंट है। हमने कहा हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और कहां जाए। हम यही कह रहे हैं आप कमीशन बनाए। क्या पहले कमीशन नहीं बने थे? क्या मुर्तजा भुट्टो की जो डेथ हुई थी उसके लिए सर्विंग जजेस की चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल कमीशन नहीं बनी थी? हमारे भी तो 16 शहदा हुए। हर मर्तबा यही कोशिश कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन हमें अटैक करते हो। 70% अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हुए पार्लियामान में आगे बोलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आवाज छुपाया जाता है। जिस तरह उमर साहब ने कहा टाइम मांगे तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे टाइम नहीं देते, बात करो तो उसको म्यूट कराओ, सिर्फ इसलिए कि कौम की खातिर आवाज उठाते। खान साहब बात है, मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है और इंशाअल्लाह रहेगी। कौन है जो इसमें तफरका डाल रहा है? मैंने आपको याद करवाया अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट, इसलिए कल का दिया गया फिगर और इल्जामात जो लगाए गए हैं दोबारा, हम उन सारे इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। और जिसने भी हमें इंतशारी टोला कहा, हम उनसे भी माफी के तलबगार हैं और हम मुतालिबा करते हैं माफी आप मांगो इस अल्फाज पे। हम जान का नजराना देके आपका दिफा करेंगे, आपकी सर्विसेज हमें जान से अजीज है, लेकिन हमारे भी हकूक है। यही अल्फाज खान साहब ने 6 मार्च 2024 को अडियाला जेल में इस सारे मीडिया के सामने दोहराए थे और मैंने यही अल्फाज बाहर आकर के मीडिया को प्रेस टॉक में दोबारा दिए थे। एक बात मैं सिर्फ यह कहता हूं और यह अफसोस का बात है जो मैं करने जा रहा हूं, अगर इंतशार पैदा होगा तो इंतशार में किसका पैदा होगा? आखिर में सिर्फ ये एक शेयर करता हूं, मैंने कभी शेयर कोई पढ़े नहीं है, लेकिन बात दिल पे लगते हैं। कोशिश करते हैं कि मुल्क में अमन हो, मुल्क आगे की तरफ बढ़े। हमने IMF को जिस तरीके से कल बताया गया, हमने IMF को कोई लेटर नहीं लिखा जिसमें हमने ये कहा हो कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करें। हमने IMF को कोई लेटर नहीं लिखा जिसमें हमने ये कहा हो कि पाकिस्तान की इमदाद को कम करें। हमने उनको रिमाइंड कराया था कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना आपने एक्सेप्ट कर दिया था और हम उनको यही कह रहे कि हुकूमत ने तो हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। जो हम पार्लियामेंट में कहते रहे कि इजराइल और ईरान के स्टैंड अप पे वजीर खारिजा ने इत्मीनान में नहीं लिया पार्लियामान को, सऊदी वक्त आने के बाद पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया गया। इसी तरीके से हम ये पॉइंट्स उठाते चले आ रहे। मैं एक बार फिर कहूंगा कि कोई साजिश है, करवाने वाले कौन है? जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी को इल्जाम की बुनियादें लगा के दूरी पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसलिए फराज साहब ने सही कहा है, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। इंतशार होगा तो फायदा कोई और लेगा। अल्लाह करे हमारा मुल्क कायम दायम हो और आईन के मुताबिक हो।